आज हम आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ाएंगे। राष्ट्र के स्वरूप में गद्य का हम आपको सारांश बताएंगे। जैसे कि हमारा पहला पैरा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसकी भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो इसमें लेखक कहता है कि भूमि अनंत काल से है। अनंत काल मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। भूमि अनंत काल से है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया, जिसका निर्माण देवों ने किया, जिसका निर्माण भगवान ने किया। इस भूमि के भौतिक स्वरूप और सौंदर्य, इस भूमि के भौतिक स्वरूप एवं सुंदरता, उसकी समृद्धि के प्रति हमें भी सचेत रहना चाहिए और उसके प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए। लेखक का कहना है, कहने का अर्थ है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने ज़्यादा जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। लेखक कहना चाहता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है, मतलब दीर्घजीवी, जैसे अनंत काल, उसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, उसका भौतिक स्वरूप और सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत रहना, यह सब हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति कहने का अर्थ है पार्थिव मतलब बिना जान के, निर्जीव। तो लेखक कहता है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहें। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना जागरूक होंगे, जितनी ज़्यादा उसकी केयर करेंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी ही है। क्या लिखा है बच्चों? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता के पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय धाराओं की जननी है, माता है। जो राष्ट्रीयता के पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, कहने का अर्थ है जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं रखती है वह आधार विहीन है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, वह निर्मूल होती है और उसका अस्तित्व भी नहीं होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरण पल्लवित होगा। लेखक कहता है कि राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी ज़्यादा अंदर जाएंगी, जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरण पल्लवित होगा, उजागर होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। राष्ट्रीयता की भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप और सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना मनुष्य का सबसे पहला कर्म है, मनुष्य का आवश्यक धर्म है। और कुछ करे ना करे, लेकिन अपनी पृथ्वी के बारे में जानना मनुष्य का धर्म है। अगर हमारा पृथ्वी के प्रति लगाव नहीं होगा तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव रखना होगा, अन्यथा राष्ट्रीयता की यह भावना खोखली होगी। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात जन्मभूमि की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना हमारे लिए केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है, क्योंकि यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है।
राष्ट्र का स्वरूप का दूसरा पैरा बच्चों। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इन अमूल्य निधियों के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। धरती माता अर्थात पृथ्वी के गर्भ में भरी पड़ी अमूल्य निधियों की चर्चा करते हुए लेखक कहता है कि इन निधियों के कारण ही पृथ्वी माता को वसुंधरा कहा जाता है। इन अमूल्य निधियों के बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। अनेक धातुएं धरती माता की कोख में लाखों करोड़ों अमूल्य निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। निरंतर बहने वाली नदियां पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित करती हैं और परिवर्तित करने के बाद मिट्टी का रूप दे देती हैं। और इसी मिट्टी से पृथ्वी अर्थात धरती माता की देह सजती है, अर्थात यह धरती फलती फूलती तथा उपजाऊ बनती है। लेखक क्या कहता है, अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप दे देती हैं। चट्टानों को तोड़कर, जो नदियाँ पहाड़ों की चट्टानें होती हैं, उनको तोड़कर अत्यंत महीन करके मिट्टी का रूप दे देती हैं और इसी मिट्टी से पृथ्वी की अर्थात धरती माता की देह सजती है, अर्थात यह धरती फलती फूलती तथा उपजाऊ है। इनके बारे में खोजबीन करना, इनकी समस्त जानकारी प्राप्त करना हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इन पत्थरों को नदियों में उपस्थित जड़ पत्थर, पेड़ व तरल पदार्थों द्वारा प्राकृतिक रूप से तराशे जाने पर इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से टूटे हुए छोटे पत्थर नदियों के प्रवाह के साथ बहते हुए किनारे पर लग जाते हैं। जो पहाड़ों पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जब नदियाँ बहती हैं तो उनसे बहकर वो किनारे पर लग जाती हैं। पत्थर नदियों के प्रवाह के साथ किनारे पर लग जाते हैं, जो सूर्य की धूप से चमकते रहते हैं। ये पत्थर किसी कुशल कारीगर द्वारा सृजित किए गए स्वरूप एवं आकार के दिखाई देते हैं। हमारे देश के अनेक नर नारी अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखक का मानना है कि पृथ्वी यानी धरती माता की कोख में मौजूद धातु हो या इसके ऊपर स्थित पत्थर या मिट्टी, सभी के बारे में देशवासियों को जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक उन्नति का संबंध भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आज हमारे अनेक वैज्ञानिक, भूगोलविद तथा भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्यों को खोजने में
उसके गर्भ में छिपे खजाने को खोजने में लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।